हेलो फ्रेंड्स। आज हम आई हैव एनर्जी के थर्ड और लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम मोशन और एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है और मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, और पहली दोनों क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को हम इस क्लास में यूज़ करते हुए आई हैव एनर्जी पोर्शन को आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, मोशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। तो अगर वैसे तो हम समझते हैं कि ठीक है, मोशन मतलब चल रही है बॉडी या हम चल रहे हैं तो वो मोशन है, बट अगर फिज़िक्स में उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम सिंपल से लिख सकते हैं कि मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। अब मोशन कितने टाइप से होते हैं? नॉर्मली मोशन रेक्टिलिनियर होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर कार चल रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब मोशन अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्किल, जैसे कि सैटेलाइट है हमारे सन के अक्रॉस, हमारे अर्थ के अक्रॉस घूमती है, या हमारा जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस जैसे घूमता है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तीसरा है रोटेशनल मोशन, मोशन अलोंग द एक्सिस। मतलब जब देखिए, अगर सन और अर्थ का ही एग्जाम्पल लिया जाए तो जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। पर अराउंड घूमते हुए भी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे घूमता है उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे हमारा जो आर्टिफिशियल ग्लोब भी होता है जो स्कूल में हम देखते हैं, उसको अगर आप घुमाओ तो वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, बट सर्किल करता रहता है एक लाइन के अक्रॉस, एक एक्सिस के अराउंड घूमता है। तो उस तरीके के मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। या फैन में आप देखिए, फैन कहीं चल के जाता नहीं है मोशन में, फैन घूमता है एक ब्रॉड एक्सिस के अराउंड। तो जब भी कोई चीज़ किसी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब मोशन के 3 लॉज हैं जो आइजैक न्यूटन ने दिए थे, और आइजैक न्यूटन के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फोर्स की जो यूनिट है उसका नाम भी न्यूटन रख दिया गया। वैसे फोर्स की यूनिट होती है, आपको अगर पिछली क्लासेस से याद होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर न्यूटन के ऑनर में उसका नाम न्यूटन रख दिया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। आराम से समझते हुए पढ़ना है। एवरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। Every body will remain at rest or in uniform motion unless compelled to change its state by action of an external unbalanced force। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ हैं ये 2 लाइन की डेफिनेशन में। सबसे पहले देखिए, ये बात करता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसका स्टेट चेंज होने का क्या मतलब हुआ? अगर रेस्ट में है तो उसका स्टेट चेंज मतलब मोशन में आ जाए, और अगर बॉडी मोशन में है तो स्टेट चेंज का मतलब रेस्ट में आ जाए। तो कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो मोशन में चली जाएगी, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आएगी। कब? जब उस पे एक्शन होगा किसी अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, बुक रखी है टेबल पे, तो पिछली क्लासेस से हमें पता है इस पे कौन सी फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ इसको खींच रही है। नॉर्मल फोर्स जो टेबल एक्सर्ट कर रही है बुक पे, वो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। बुक टेबल पे ही रखी है, ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है। ना अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव फोर्स होती तो बुक नीचे आ जाती, और सिर्फ नॉर्मल फोर्स होती तो बुक ऊपर चली जाती। पर बुक अपनी पोजीशन में मेंटेन्ड है, एट रेस्ट है। तो मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रह रही है तो मतलब ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। जब हम बीच में खड़े होते हैं गेम में और हमारा एक फ्रेंड एक तरफ से हमें खींचता है और दूसरा वो इक्वल पावर से खींचता है, तो हम अपनी प्लेस पे ही रहते हैं ना। सिमिलर है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचती है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ खींचती है, और बॉडी रेस्ट पे ही रहती है।
तो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, सो बुक रिमेन्स एट रेस्ट। इसीलिए दोस्तों जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने टीवी में पैराट्रूपर देखा होगा जो कि एरोप्लेन से कूदते हैं और नीचे आके, या मूवीज़ में दिखाता है पैराशूट खोल लेते हैं और फिर सेफली लैंड करते हैं। तो उसका मैकेनिज़्म भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। अगर लेफ़्ट साइड आप पिक्चर में देखें तो जब हम प्लेन से कूदते हैं पैराट्रूपिंग में, तब हम तुरंत पैराशूट ऑन नहीं करते। तो जब हम कूदते हैं तो हम बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। तेज़ी से नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और एयर रेजिस्टेंस जो कि ऊपर की तरफ हमें खींचेगी, उसकी अपोजिट फोर्स वो कम होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने से क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा तो क्या होगा? एक्सिलरेशन आएगा। अभी देखते हैं वो क्या है, बट एक्सिलरेशन आएगा और बॉडी तेज मूव करती जाएगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। मोशन में तो रहेगी पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ग्रेटर है एयर रेजिस्टेंस की फोर्स से। एयर रेजिस्टेंस जो पैराट्रूपर को ऊपर की ओर खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की ओर खींचती है। अब देखते हैं, यहाँ पे इसीलिए लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस। अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू, अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है एयर रेजिस्टेंस की। अगर इक्वल होती तो उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू शार्प फॉल एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद जब वो पैराशूट खोल लेता है पैराट्रूपर, तब देखते हैं क्या होता है। पैराशूट खोलने से जो ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, तो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जब एयर रेजिस्टेंस की फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, जब दोनों फोर्स बराबर होंगी तो आपने टीवी में देखा होगा कि फिर जो पैराट्रूपर कूद रहा होता है वो फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। मतलब फिर वो उसकी स्पीड से नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं करता, बहुत फास्ट नीचे नहीं आता, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस की फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वल हो चुकी है। तो बैलेंस्ड फोर्स लीड्स टू बिगिनिंग ऑफ मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैनर एंड सेफ रिटर्न। लेकिन फिर भी आप दोस्तों देखिए, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो भी हमें ये लगना चाहिए ना कि फिर नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता या रुक क्यों नहीं जाता पैराट्रूपर। तो उसका रीज़न ये है कि व्हेन फोर्सेस बिकम इक्वल, व्हाई डज द पैराट्रूपर कंटिन्यू फॉलोइंग डाउन? यही क्वेश्चन लिखा है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इनर्शिया वो स्टेट है, इनर्शिया का ये मतलब है कि जब भी हम, जैसे आप दोस्तों देखिए, जब हम खेल रहे होते हैं तो एकदम से जब मम्मी हमें कहती है पढ़ना है, तो एकदम से हमें खेल छूटता नहीं है हमसे, क्योंकि हम फ्लो में खेल रहे होते हैं। और या हम अगर बहुत देर पढ़ रहे होते हैं और हमें कंसंट्रेशन पढ़ाई में बन रहा है, तो एकदम से कोई बुला लेता है हमें, तो हमें थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है। क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, हम या कोई भी और लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपना जो भी काम कर रहा होता है वो उसको करते रहने के लिए रेजिस्टेंट होता है, मतलब करते रहने, कंटिन्यू करना चाहता है और चेंज करने के लिए रेजिस्टेंट होता है। इसको इनर्शिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन देखिए, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्टेट में होता है तो इनर्शिया ये लीड करता है कि भाई आप रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स ना हो। और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है जब तक उस पर बहुत तेज़ फोर्स से उसको रेस्ट ना कर दिया जाए। तो इसीलिए पैराट्रूपर को यहाँ पे जबकि फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, ग्रेविटेशनल और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स, स्टिल पैराट्रूपर यूनिफॉर्म वे में नीचे आता रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही थी और उसका इनर्शिया है कि वो नीचे ही आता जाए। तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है मोशन में रहने की, यूनिफॉर्म मोशन में, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन से आता है और नीचे सेफली लैंड करता है। होपफुली आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्सिलरेशन
is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नीचे एक फॉर्मूला भी दिया है, पर हम पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं 2 मीटर चलता हूँ 1 सेकेंड में, और अगर मैं 2 सेकेंड में 6 मीटर चलता हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? मेरी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ? मेरी वेलोसिटी बढ़ी फोर्स है। पहले मैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, बाद में मैं 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड में मैं 2 मीटर चला, और सेकेंड में मैं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई मेरी। तो मेरी चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? 6 - 2 4। टाइम क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ बाय 1 सेकेंड। पहले सेकेंड में मैं 2 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे सेकेंड में मैं 6 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड हो गई। तो जो मेरा एक्सेलरेशन हुआ वो 6 - 2 अपॉन चेंज इन टाइम, यानी 2 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड। तो मेरा एक्सेलरेशन 4 हो गया। यानी कि व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज़ द रेट, जिस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम वापस अपने लॉ पे आएंगे। तो पहला केस देखिए, स्पिनिंग ऑफ द ग्लोब। ठीक है, अगर स्पिनिंग ऑफ ग्लोब हम फोर्स का तो मतलब आप समझते हैं, आपने पहली क्लास में फोर्स देखा था। फर्स्ट केस में हम ग्लोब को 10 न्यूटन की स्पीड से घुमाते हैं, उस पर पुश करते हैं हाथ से। सेकेंड केस में ग्लोब को हम 20 न्यूटन की स्पीड से घुमाते हैं। आपको क्या लगता है किस केस में वो ज़्यादा तेज़ ग्लोब घूमेगा? जाहिर है 20 न्यूटन वाले केस में। यानी कि अगर हम फोर्स बढ़ा दें किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ने की जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी फोर्स ज़्यादा होगी यानी हमारा एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। सेकंड केस देखिए, अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स ही पहले सेट ऑफ बुक्स पे लगाएं जहाँ पे 7-8 बुक्स हैं, और फिर 10 ही न्यूटन की फोर्स हम वो 20 बुक्स जहाँ रखी हैं उस पर भी लगाएं, तो आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा मोशन होगा? जाहिर है जो छोटा स्टैक है बुक्स का। क्यों? क्योंकि वो कम भारी है। यानी कि जिसका मास कम भारी होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यही हमारा लॉ है। लॉ हमारा क्या था? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो भी फोर्स है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मास कम होगी तो ऑब्जेक्ट तेजी से बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो एक्सेलरेशन को अगर फॉर्मूला फॉर्म में इसको लिखें तो लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, या अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Hence the definition, acceleration is directly proportional to net force applied and inversely proportional to the mass of the object. होपफुली आपको सेकेंड लॉ भी समझ में आया होगा। थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमको भी बोला जाता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम खराब काम करेंगे तो हमारे साथ खराब चीज़ें होंगी। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है। फिजिक्स में समझिए 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसके। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल, यानी जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी ही फोर्स दूसरी तरफ से भी लगेगी। ठीक है, एंड ऑपोजिट, और दूसरी तरफ से आएगी। जैसे आपने अपनी तरफ से सामने लगाया यानी नॉर्थ साइड में लगाया, तो दूसरी जो फोर्स आएगी वो साउथ साइड आएगी। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये दोनों वर्ड याद रखने, इसलिए मैंने बोल्ड भी किए हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉग को आप कभी मूव करते देखिए जब बारिश बहुत होती है, या सी में, या आप यूट्यूब के वीडियो में देखिए, या आपने कभी रिवर में देखा हो, तो फ्रॉग मूव करने के लिए अपने पैरों से पानी को पीछे ढकेलता है। जब वो अपने पैरों से पानी को पीछे ढकेलता है तो उतनी ही फोर्स से पानी फ्रॉग को आगे ढकेलता है।
क्यों? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फ्रॉग पीछे की तरफ पानी को ढकेलता है और आगे की तरफ खुद मूव कर जाता है। तो वो चलने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ का हेल्प कर लेता है। फ्रॉग मूव्स इनसाइड वाटर बाय पुशिंग द वाटर बिहाइंड, एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वाटर विच लीड्स द फ्रॉग टू मूव फॉरवर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे कोर्स में भी एक पॉइंट करके एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल को समझने के लिए देखिए हमें कितने लॉ पढ़ने पड़े। अगर हम वॉल पे अपनी फिस्ट से मारते हैं तो हमें छोटी चोट लगती है। अगर हम और ज़ोर से मारते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपको लगेगी। तो अगर आप 10 न्यूटन से मारोगे वॉल पे तो आपको वापस 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर आप 100 न्यूटन से मारोगे तो फिर आपको 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी, जिससे आपको हाथ में ज़्यादा पेन होगा। इफ़ वी हिट द वॉल स्लोली वी गेट लेस हर्ट as the equal and opposite force exerted by the wall is also less. However, when we hit the wall hard, this force exerted by the wall is also high and we get hurt badly. तीसरा एग्जाम्पल भी देखिएगा और इससे हम एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। सेकंड और थर्ड लॉ का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आपको। अगर स्विमर जो है वो शिप से सी में जंप करता है तो ठीक है, थर्ड लॉ ने हमें बताया कि भाई स्विमर पीछे की तरफ शिप पे फोर्स करता है तो शिप स्विमर पे फोर्स मारती है और स्विमर पानी में जाता है। बट स्विमर तो इतना आगे मूव करता है, शिप थोड़ा सा ही पीछे क्यों मूव करती है या मूव नहीं करती है? क्यों नहीं मूव करती? अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो जो फोर्स शिप स्विमर पे लगा रही है और स्विमर से 5 फीट आगे जा रहा है तो वही फोर्स तो स्विमर भी शिप पे लगा रहा है, तो शिप क्यों नहीं 5 फीट पीछे जा रही है? उसका रीज़न ये है कि हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए सेकंड में हमने पढ़ा था सेकंड लॉ में, देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अगर शिप की मास 1000 kgs है तो उसकी फोर्स उस हिसाब से होगी, और तो वो 1000 kg के क्वांटम में फोर्स लगा सकेगी स्विमर पे। लेकिन क्योंकि स्विमर का जो मास है वो सिर्फ 50-60 kg है, तो वो उसकी जो फोर्स एक्सर्ट करेगा स्विमर वो 50 kg से प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि बहुत कम होगी। इसलिए शिप पीछे मूव नहीं करती है और स्विमर आगे मूव कर जाता है। होपफुली आपको थर्ड लॉ भी समझ में आया होगा। इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट एसआई यूनिट्स देखते हैं। देखिए एसआई यूनिट्स होती क्यों है, ये हमें सबसे पहले यहाँ समझने की ज़रूरत है कि द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे बोलते हैं कि बोलते हैं भाई ये 10 मीटर है, तो 10 जो इसमें है इसको बोलते हैं मेजरमेंट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है मेजरमेंट। वी ऑल्सो हैव टू असाइन यूनिट्स टू द न्यूमेरिकल क्वांटिटी, यानी मेजरमेंट पे भी एक यूनिट लगानी पड़ती है। यानी सिर्फ 10 अगर हम बोलें, देखिए शू साइज बना है, अगर हम इसको बोलें कि ये 10 है तो आपको क्या समझ में आया? हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर ये हमें बोले कि ये 10 मीटर है या 10 का कोई भी 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर बोलेंगे यहाँ पे, 10 मीटर अगर है तो हमें समझ में आता है अच्छा ये कितना बड़ा होगा। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी 8 मीटर की किसी चीज़ से या 5 मीटर के थ्रेड से या किसी और कंपेरेटिव तभी निकल सकता है जब उसके आगे कोई यूनिट लगी हो। इसलिए एसआई यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए एसआई को सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। इट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। अब इसमें आप कुछ एग्जांपल्स देखिए एसआई यूनिट्स के। मास का एक एग्जांपल दिया है किलोग्राम, लेंथ का दिया है मीटर, टेम्परेचर का दिया है केल्विन, टाइम का दिया है सेकेंड। यहाँ पे मैंने आपको एसआई यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं एक को दूसरे में उसका एक फार्मूला भी दिया है। हम लोग इसको ऐसे याद करते थे अपने स्कूल में, किलो हेक्टो डेका मीटर लीटर ग्राम डेसी सेंटी मिली। ये सब 10 के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यानी अगर हमें कोई पूछे कि 1 डेका मीटर में कितने मीटर हैं तो इंटू 10 कर देना है, 10 मीटर है। या 1 डेका मीटर में कितने डेसीमीटर हैं तो इंटू 10 यानी इंटू 100 कर देना है, तो 100 डेसीमीटर है। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं
तो मीटर से सेंटीमीटर कितना ज़्यादा है, 10 और एक 10 और, यानी 1 मीटर इंटू 10 तो वो क्या हो गया 10 डेसीमीटर, और फिर से इंटू 10 कर दे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अपवर्ड्स भी चलता है। अपवर्ड कैसे चलेगा, 1 सेंटीमीटर में अगर निकालना है कितने मीटर हैं, तो 1 सेंटीमीटर में अगर डेसीमीटर कितने निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ रिवर्स चलने लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। उसी तरीके से रिवर्स में भी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10,000 डेकामीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1 लाख हेक्टोमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 लाख किलोमीटर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक तो बेसिक यूनिट होती हैं एसआई यूनिट में जो हमने देखी हैं, जैसे मास हो गया, या जो बेसिक चीज़ें, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। अब डेराइव कैसे करते हैं, जैसे हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का आप में से बहुत लोगों को पता होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का। तो अगर लेंथ 5 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है, तो उसका एरिया हो गया 5 इंटू 2 यानी कि 10। यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो उसको लिख देंगे मीटर। ब्रेड्थ की क्या यूनिट है, मीटर, तो मीटर मीटर यानी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ मैं मीटर स्क्वायर नहीं बना पाया हूँ, इसको ऊपर की तरफ 2 बनेगा, स्क्वायर बनेगा ये। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट हमारे पास थी लेंथ की मीटर और ब्रेड्थ की मीटर, उससे हमने डेराइव किया एरिया की यूनिट, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से वॉल्यूम की डेराइव करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि मास का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, सेकंड, वेलोसिटी का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो वेलोसिटी का हो गया मीटर बाय सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि टाइम से डिवाइड करना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का इसी तरह क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है केजी, और एक्सेलरेशन क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर हमने निकाला, तो फोर्स की क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग न्यूटन को ऑनर देने के लिए इसकी यूनिट का नाम न्यूटन रख दिया गया है। एक्सरसाइजेस, फर्स्ट डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जांपल्स, सेकंड लेंथ ऑफ अ क्यूब 6 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर, height 6 meter, volume equal to length into breadth into height. So what is the SI unit of volume? Define inertia with examples. Mass of an object is 50 kg, force of the object is 100 Newton. What is the acceleration? If mass is reduced, acceleration will be increased or decreased. एंड में थैंक यू फ्रेंड्स, इसके साथ हम आई हैव एनर्जी चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।